हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीकेबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व जो है वो वैचारिक आधार पर मुख्यतः दो गुटों में विभाजित हो गया। मित्रों, इस वैचारिक युद्ध में साम्यवादी गुट का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ ने किया, वह पूंजीवादी गुट का नेतृत्व जो है वो अमेरिका ने किया। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि वास्तव में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है वो औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे और वैश्विक पटल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे थे। भारत भी इन्हीं देशों में था। दोस्तों, उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने अपने को दोनों गुटों से दूर रखा एवं गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षतावाद को अपनाया। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों से दूर रखा और एक ऐसे संगठन के रूप में नाम की स्थापना की जो स्वतंत्र और तटस्थ रहने की मांग कर रहा था। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1955 से पूर्व भी तटस्थता व स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, किंतु अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि गुट निरपेक्षता की ओर पहला जो कदम है वो बांडुंग सम्मेलन के माध्यम से उठाया गया। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 1955 में बांडुंग में एशियाई एवं अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 एशियाई अफ्रीकी देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत जैसे देशों की भागीदारी मुख्य थी। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो, मार्शल टिटो इत्यादि मुख्य नेताओं ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बांडुंग सम्मेलन के बाद सितंबर 1961 में बेलग्रेड में नाम का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 विकासशील देश शामिल हैं और उसके 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि नाम का पहला जो शिखर सम्मेलन है वो सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्तमान में नाम में 120 विकासशील देश शामिल हैं और उसके 18 शिखर सम्मेलन जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं। अब मित्रों, हम चर्चा करेंगे गुट निरपेक्षता के अर्थ की। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। दोस्तों, इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्ष राष्ट्र विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति का अनुसरण करते हैं जो विश्व शांति की स्थापना में सहायक हो। भारत सरकार की विदेश नीति के अनुसार गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतंत्र रीति नीति। दोस्तों, गुट निरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किसी भी सैनिक गुटबंदी में शामिल न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी राष्ट्र विशेष के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना, किसी प्रकार की आक्रामक संधि से अलग रहना, शीत युद्ध से पृथक रहना तथा राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किसी भी सैनिक गुटबंदी में शामिल न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी राष्ट्र विशेष के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना, किसी प्रकार की आक्रामक संधि से अलग रहना, शीत युद्ध से पृथक रहना तथा राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधारों नेहरू, नासिर और टिटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पहला आधार है कि सदस्य राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र नीति पर चलता हो। नंबर 2, उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। नंबर 3, किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। नंबर 4, किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। और नंबर 5, किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है
कि गुट निरपेक्षता के जो 3 कर्णधार हैं नेहरू, नासिर और टीटो, इन्होंने गुट निरपेक्षता के 5 आधार स्वीकार किए थे। पहला, सदस्य राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। और पांचवा, किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये 5 आधार स्वीकार किए थे नेहरू, नासिर और टीटो ने। अब मित्रों हम चर्चा करेंगे गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों की। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्षता की नीति सैद्धांतिक रूप में बहुत पहले से विद्यमान थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से साकार करने में इसमें भारत की भूमिका जो है वो उल्लेखनीय रही है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि गुट निरपेक्षता के विकास तथा लोकप्रियता के पीछे कुछ कारणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसमें पहला जो कारक है वो है राष्ट्रवाद की भावना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नवोदित तृतीय विश्व के नेता गुट निरपेक्षता के समर्थन में राष्ट्रवाद का आश्रय लेते रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास बताता है कि ये राष्ट्रवाद की भावना के कारण तटस्थता की नीति से प्रभावित हुए हैं। दूसरा है दोस्तों उपनिवेशवाद का विरोध। दोस्तों नवोदित अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों में ये भय विद्यमान रहा कि बड़े राष्ट्रों के साथ सैनिक संधियों में बंध जाने पर वे फिर उनके दबाव में आ जाएंगे। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का कटु अनुभव होने के कारण ये धारणा बन गई कि गुटों से निरपेक्ष रहकर ही वे अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रख सकते हैं। तीसरा था दोस्तों दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की इच्छा। दोस्तों नवोदित राष्ट्रों को अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए विकसित या उन्नत राष्ट्रों से आर्थिक और प्राविधिक सहायता की आवश्यकता रहती है। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर ये राष्ट्र पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। फलस्वरूप दोस्तों तृतीय विश्व के राष्ट्रों में गुट निरपेक्षता की नीति बहुत लोकप्रिय हुई। ये एक ऐसी नीति थी जिस पर चलकर बिना शर्त सहायता प्राप्त की जा सकती थी। अगला रीजन है दोस्तों शांतिपूर्ण विकास की इच्छा। दोस्तों गुटीय प्रतिस्पर्धा नवोदित राष्ट्रों के लिए हानिकारक थी, अतः इन राष्ट्रों के मन में धारणा बनी कि शांतिपूर्ण विकास को गुट निरपेक्षता की नीति से साकार किया जा सकता है। अगला है दोस्तों विश्व शांति की इच्छा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचाने तथा विश्व शांति को बनाए रखने की अदम्य इच्छा ने अनेक राष्ट्रों को गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों ये कुछ कारक हैं जिन्होंने गुट निरपेक्षता के विकास तथा लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बार फिर अपन दोहरा लेते हैं। एक है राष्ट्रवाद की भावना, दूसरा है उपनिवेशवाद का विरोध, तीसरा है दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की इच्छा, चौथा है शांतिपूर्ण विकास की इच्छा और पांचवा है विश्व शांति की इच्छा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने गुट निरपेक्षता की पृष्ठभूमि, गुट निरपेक्षता का अर्थ और गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको गुट निरपेक्षता की पृष्ठभूमि के बारे में, गुट निरपेक्षता के अर्थ के बारे में और गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में पता चल सके। दोस्तों अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।